डन। तो अब देखें कि आज हम शुरू करेंगे मार्केट वैलिडेशन। मार्केट वैलिडेशन का मतलब थोड़ा और गहराई में अपने क्लाइंट्स के पेन और प्रॉब्लम्स को समझना, उसकी होप्स और डिजायर्स को समझना। आज के दौर में जो जितना बढ़िया अपने क्लाइंट को समझता है, वही उसने बढ़िया सॉल्यूशंस क्रिएट कर पाएगा और वही उतना बढ़िया सर्व कर पाएगा। ठीक है। देखिए, कोई लोग अगर दो में कंफ्यूज हो रहे हो कि बहुत सोच लिया, बहुत सोच लिया, बहुत सोच लिया, फिर भी पता नहीं लग रहा है कि दोनों में से क्या चूज करें, ठीक है, तो उसमें मेरा एक सीक्रेट मेथड है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी से शेयर मत करना बस। ठीक है। उसमें क्या करें कि दोनों के ऊपर करें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोक, 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल करके भा और गा। जिस पे गा आया उससे आप शुरू कर दें। ठीक है। वरना यही रीजन बन जाएगा शुरू ना करने का। बोले सर शुरू इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि दोनों में से डिसाइड नहीं कर पा रहा। जब देखिए डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब दोनों में पता ही नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिर कोई भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है। जब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी एक पकड़ लो। ठीक है। लेकिन रुकना मत, अटकना मत। आपका दिमाग अलग अलग प्रकार से कोशिश करता है, तो आपको रुकना नहीं है। ठीक है। दोनों में कंफ्यूज है, कोई भी एक पकड़ लीजिए। कई बार पता है जब एक पकड़ोगे तो मन कहेगा कि नहीं नहीं वो वाला सही है। एक को पकड़ते समय अगर मन ने दूसरे के बारे में बोला तो फिर दूसरे वाले को पकड़ लेना। ठीक। माय फाइनल निश इज हाई परफॉर्मेंस। आगे ना देखो, दिल को पता ही होता है। तो मार्केट वैलिडेशन हम करते हैं टू अंडरस्टैंड द पेन, प्लेजर्स, होप्स, डिजायर्स, एम्बिशंस, फ्रस्ट्रेशंस ऑफ अवर आइडियल क्लाइंट। तो ये करने की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो स्ट्रेटेजीज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चीज देखें कि निश को और कैसे नैरो डाउन किया जा सकता है जेंडर के बेसिस पे। ये यूं ही बता रहा हूँ, अपना तो फाइनल हो गया है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ और क्या क्या तरीके लोग अपनाते हैं। एज या स्टेज ऑफ लाइफ के आधार पे डिवाइड करते हैं कि मैं सिर्फ 25 से 45 साल के लोगों को टारगेट करूंगा। कुछ लोग स्टेज ऑफ लाइफ स्टूडेंट है, इन्फेंट है, सीनियर सिटीजन है, मिड लाइफ क्राइसिस वाले हैं। जेंडर के बेसिस पे कोई डिवाइड करता है, मेल फीमेल। कोई ट्रिगर इवेंट मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी, बिफोर मैरिज, आफ्टर डाइवोर्स, ब्रेकअप, स्टेप्स इन द प्रोसेस। कोई जैसे बिजनेस डेवलपमेंट है तो उसमें मार्केटिंग एक स्टेप हो गया, तो पूरा काम ना सिखा के पूरे एक बड़े प्रोसेस का एक छोटा काम सिखा लिया। ठीक है। जैसे नहीं, आप सुपर स्पेशलाइजेशन आजकल मेडिकल इंडस्ट्री में होता है कि डॉक्टर सिर्फ आंख का ही नहीं है। कुछ डॉक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैटरेक्ट के डॉक्टर हैं। राइट। तो पहले तो सिर्फ बॉडी का ही डॉक्टर नहीं, बॉडी में भी आंख का, और आईज में भी सिर्फ कैटरेक्ट पकड़ लिया किसी किसी ने, उसी को सुपर स्पेशलाइजेशन कर लिया सिर्फ कैटरेक्ट के अंदर। लॉस या गेन कि आप वेट लॉस बता रहे हो या गेन बता रहे हो, अकॉर्डिंगली ये डिवीजन होते हैं। प्रॉफिटेबल निश टेस्ट। कोई भी निश प्रॉफिटेबल कब कहलाएगी? द प्रॉफिटेबल निशेज आर द ones that have good volume of emotionally triggered people who are urgently looking for solution। अच्छी निश वो है जिसमें बहुत सारा वॉल्यूम है इमोशनली ट्रिगर लोगों का, जो कि अर्जेंटली सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि कोई बंदा जब सॉल्यूशन को ढूंढ रहा है तो ही तो वो खर्चा करेगा, अदरवाइज खर्चा क्यों करेगा? टू सॉल्व देयर एग्जिस्टिंग नीड, अर्जेंट नीड है कोई, उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस के आंसर अगर हमें मिलते हैं तो मतलब हम एक राइट निश में है। आपको अगेन मैं सिर्फ
जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ताकि कल को आप अपने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चालू करें तो आप लोगों को आइडिया हो। आपको तो मैंने बना बनाया दे दिया है। तो इसमें देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये तय करते हैं कि मेरी निश जो है वो हाईली प्रॉफिटेबल है। इन सवालों से तय होता है। इज माई प्रोस्पेक्ट फीलिंग अर्जेंसी एंड पेन और इरेशनल पैशन? क्या मेरा प्रोस्पेक्ट जो है वो अर्जेंसी को महसूस कर रहा है, कोई इरेशनल पैशन है जिसको वो फॉलो करना चाहता है? इज देयर एक्सप्लिसिट नीड? क्या बिल्कुल क्लियर कट नीड मार्केट में दिख रही है? इज देयर इनफ एक्टिव सर्च वॉल्यूम? क्या गूगल पे कीवर्ड्स डालें तो इनफ सर्च वॉल्यूम मिल रहे हैं, लाखों की तादाद में मिलते हैं? व्हाट इज द मार्केट साइज? टैम क्या है? टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है? 100,000 से तो ज्यादा होना जरूरी है। ये आपको टैम पता चल जाता है जब आप फेसबुक पे मार्केटिंग टेक्निकल टीम जब आपको ऑडियंस बनाना सिखाएगी ना, तो उस टाइम पे वो लोग आपको बताएंगे कि कैसे फेसबुक आपको एक एस्टिमेट मार्केट दे देती है कि आपके जो मैंने निशेज दिए, इन निशेज में आपके शहर में कितना मार्केट है, आपके देश में कितना मार्केट है, ग्लोबल मार्केट कितना है। ये सब आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है। कभी भी कोई भी अगर 100K से नीचे का मार्केट है तो उस मार्केट में कभी नहीं जाने का, क्योंकि वो मार्केट लंबा नहीं है और वो आपको कुछ नहीं दे पाएगा। इज देयर बेस्ट सेलिंग बुक ऑन द सब्जेक्ट? क्या आपकी जो निश है उस पर कोई बेस्ट सेलिंग किताब है क्या? क्योंकि बेस्ट सेलिंग किताब ये दर्शाती है कि इनफ रीडर हैं इस टॉपिक में इंटरेस्ट लेने वाले। ठीक है, इसलिए मुझे कई मेरे फ्रेंड्स आकर के कई कई स्टूडेंट आके बोलते हैं, सर मैं गर्भ संस्कार ले लूं क्या? गर्भ संस्कार ठीक है, लेकिन गर्भ संस्कार पे आज तक कोई बेस्ट सेलिंग किताब नहीं है जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी हो, यानी कि इनफ व्यूअर नहीं है। बढ़ता हुआ मार्केट है मगर इनफ नहीं है, इसलिए कभी भी गर्भ संस्कार को अपना फ्रंट एंड प्रोडक्ट ना बनाए। अगर बड़ा गेम खेलना चाहते हैं तो 1,00,000-2,00,000 रुपए महीने का गेम खेलना है तो गर्भ संस्कार से आप खेल सकते हैं, लेकिन गर्भ संस्कार से आप 10 लाख 1 करोड़ रुपए महीने का जो गेम है वो गर्भ संस्कार से नहीं खेला जाएगा। व्हाट इज द स्टेट ऑफ कंपटीशन? इज देयर फ्यू और नो परसीव्ड ऑप्शंस? स्टेट ऑफ कंपटीशन क्या है? बहुत कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है? इन बिटवीन होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इन बिटवीन हो तो बढ़िया है, चैलेंजिंग हो तो बढ़िया है। अब यहाँ है मार्केट वैलिडेशन पे। हमें मार्केट वैलिडेशन क्यों किया जाता है इसको देखें। टू फाइंड आउट द टॉप पेन्स, फियर्स, फ्रस्ट्रेशंस, एम्बिशंस, होप्स एंड डिजायर्स ऑफ अवर आइडियल क्लाइंट। मार्केट वैलिडेशन इज डन टू फाइंड आउट द एग्जिस्टिंग नीड एंड डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट, कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है अभी मार्केट में। टू फाइंड आउट इज द डिमांड कंसिस्टेंट और नॉट, डिमांड कंसिस्टेंट है कि नहीं है। एग्जिस्टिंग वायर्स और कॉम्पिटिशन रिसर्च, search volume and size of the market, and to understand what is working and not working with the existing solutions in the market। जो existing solutions है उनमें क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। ये 6 कारणों से मार्केट वैलिडेशन किया जाता है। तो इसको करने के तरीके क्या है देखें। मैं 4-5 तरीके आपको बता रहा हूं जिन तरीकों से आप ये कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है तो एक बार सेम पेज लिखें। यहाँ तक सेम पेज है ना अपना ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो अब देखें क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका है सर्वे। सर्वे के लिए मैं आपको वर्कशीट दूंगा, निश सर्वे ब्लूप्रिंट करके एक वर्कशीट आप लोगों को ग्रुप में मिलेगी, निश सर्वे ब्लूप्रिंट। तो निश सर्वे ब्लूप्रिंट में क्या होगा कि इसमें आप को एक क्वेश्चनेयर में दे दूंगा। उस क्वेश्चनेयर का आपको एक फॉर्म बना लेना है, गूगल फॉर्म। और वो गूगल फॉर्म आपको क्या करना है, अपनी एग्जिस्टिंग जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग फेसबुक या सोशल मीडिया पे आपकी फॉलोइंग है, तो उनके अंदर आपको वो फॉर्म भेजना है एक मैसेज के साथ कि भाई मैं एक इस टॉपिक के ऊपर हाई, जैसे मेंटल वेलनेस है तो आप कह सकते हैं आई एम कमिंग अप, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ मेंटल वेलनेस and I am going to come up with a concrete solution for the people who are going through mental wellness, especially through stress, anxiety, depression, and all these things. On the basis of that, I am surveying my people and I need their suggestions. So please fill up the form to give up your suggestions so that I can serve people in a better way. समझ गए?
इस तरीके का एक शॉर्ट मैसेज गूगल फॉर्म के लिंक के साथ में अपनी लिस्ट में भेज देना है एंड लेट देम आंसर दोज क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस क्या है मैं आपको बता देता हूं, उसके ऊपर आप एक फॉर्म बना लीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड। और वो फॉर्म कहाँ भेजेंगे आप? और वो फॉर्म भेजेंगे अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट में। तो ऐसा एक वर्कशीट मिलेगा आपको, अभी टीम आपको ग्रुप में भेज देगी, ये वर्कशीट भेजेगी जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, आप उसका एक बस गूगल फॉर्म बना लेना। तो देखें निश सर्वे में क्या है, व्हाट इज योर बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन विथ चैलेंज। चैलेंज मतलब जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो अपनी निश के अंदर, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, ओके व्हाट इज योर बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन व्हेन इट कम्स टू मेंटल वेलनेस और व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सबसे ज्यादा क्या आपका बिगेस्ट चैलेंज है मेंटल वेलनेस को लेके। तो बंदा लिख सकता है कि स्ट्रेस फील करता हूँ, मूड स्विंग आते हैं, एंगर इश्यूज आते हैं। ओके, व्हाट हैव यू ट्राइड सो फार दैट हैज नॉट वर्क फॉर यू। अभी तक तुमने क्या ऐसा ट्राई किया है जो अभी तक आपके लिए काम नहीं किया है। तो हो सकता है बंदा लिखेगा कि मैंने ये रेकी ट्राई किया था, या फिर मैंने मेडिसिन ट्राई की थी, होम्योपैथी ट्राई किया था, आयुर्वेदिक ट्राई किया था, बाबाओं के पास गया था, जो भी बोले वो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या उसके लिए वर्क नहीं कर रहा है। देन क्वेश्चन 3, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर व्हेन इट कम्स टू चैलेंज। जब मेंटल वेलनेस इश्यूज की बात आती है तो आपका सबसे बड़ा डर क्या है। हो सकता है वो कहे कि कल को जाके ये बीमारी बड़ी ना हो जाए, कल को मैं मेनियाक ना हो जाऊं, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ना आ जाए, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक के अंदर मुझे एम्बेरसमेंट हो जाए। जो भी होगा वो लिखेगा, क्या डर है। व्हाट इज होल्डिंग यू बैक, क्या चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रोक रही है। व्हाट आर यू स्ट्रगलिंग विथ, एग्जैक्टली किस चीज से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। व्हाट वरीज यू, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ विल हैपन इफ यू डू नॉट डू समथिंग इमीडिएटली। आपको क्या लगता है आपके साथ क्या बुरा हो सकता है अगर आप इमीडिएटली अपनी मेंटल वेलनेस को ठीक ना करें, या फिर आप अगर इमीडिएटली अपनी हाई परफॉर्मेंस को बढ़ाएं ना, अपनी परफॉर्मेंस को अपने बिजनेस या करियर में ना बढ़ाएं, तो क्या लगता है क्या क्या बुरा हो सकता है। मे भी जॉब जा सकती है, प्रमोशन नहीं होगा, पैसा नहीं कमा पाएंगे, जिंदगी यूं ही कट जाएगी, जो भी है वो लिखेगा। आपको तो सवाल पूछ देना है, व्हाट वुड यू बी विलिंग टू डू टू सॉल्व द चैलेंज। आप अपनी मेंटल वेलनेस को क्योर करने के लिए, हाई परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, अपने रिश्तों में वापस वो प्यार और एनर्जी और पैशन रीइग्नाइट करने के लिए क्या क्या विलिंग है आप करने के लिए। एंड हो सकता है वो कहेगी मैं कुछ भी मेंटरशिप लेने के लिए तैयार हूँ, सीखने के लिए तैयार हूँ, मुझे जो कहे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इफ यू कुड हैव वन क्वेश्चन आंसर्ड अबाउट द चैलेंज, व्हाट वुड इट बी। अगर आपको एक मौका मिले मुझसे एक सवाल पूछने का अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो सवाल क्या होगा। हो सकता है वो कहे कि जब एंग्जाइटी आए तो बताएं उस समय क्या करें। हो सकता है वो कहे कि जब ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है और आसपास के लोग नेगेटिव हो तो तब क्या करें। तो कौन सा ऐसा सवाल है जो आप चाहेंगे कि आपको मेरे द्वारा आंसर किया जाए, वो एक सवाल लिख के दे दीजिए। 8 क्वेश्चन का सिंपल सर्वे है। इसका क्या करना है, इसको गूगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और जो मैंने मैसेज बताया उन पॉइंट्स के अराउंड एक, यहाँ पे कभी किसी को फीडबैक नहीं बोलना, सर्वे नहीं बोलना कि फीडबैक भरो, क्या बोलना, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, सजेस्ट मी फॉर योर सजेशंस। लोगों को एडवाइस और सजेशन देना पसंद है, फीडबैक नहीं पसंद है। काम वही करवा रहे हो आप, लेकिन लिख के भेजो तुम्हारा सजेशन चाहिए। फीडबैक लिखोगे तो कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, सजेशन लिखोगे तो पूरा ऐसे लिख के भेजेगा, सप्लीमेंट्री मांग सकता है आपसे। एडवाइस देने में हम उस्ताद होते हैं बिल्कुल, तो इसलिए बोलो तुम्हारा एडवाइस चाहिए। फिर देखो क्या एडवाइस देगा, बकायदा गूगल पे सर्च कर करके देगा आपको एडवाइस कि मेरा ही एडवाइस सबसे बेस्ट होना चाहिए। ठीक, तो पहला तरीका समझ में आया। तो अब देखिए, आप अपनी लिस्ट में जो जो आपको पोटेंशियल लोग लगते हैं, ठीक है, उन लोगों को आप भेज दें, ठीक है। और वेट फॉर द आंसर, क्या आंसर आते हैं उनके। आप उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि जी मैंने आपको एक फॉर्म भेजा है, उस पर आपके एडवाइस और सजेशंस और इनसाइट्स आप भेजिए जितना जल्दी हो सके। कब तक भेज देंगे जी, एक डेडलाइन भी ले लें उनसे।
10 से 15 फीडबैक भी आ गए, मोर देन इनफ है। 10 इज लाइक मोर देन इनफ। ज्यादातर भर के नहीं भेजेंगे, लेकिन आपको 10 भी मिल गए तो बहुत काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चनर आपको वर्कशीट मिल जाएगी एज इट इज, मगर आपको इसको गूगल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप ही के नाम पे होता है। गूगल फॉर्म आपके गूगल अकाउंट से लिंक होगा, इस वजह से तो सबको अपना अपना बनाना पड़ेगा। गूगल फॉर्म बनाना आता है? नहीं बनाना आता गूगल फॉर्म? एक सीक्रेट बता दूं गूगल फॉर्म बनाने का। गूगल फॉर्म का बिल्कुल एक अच्छा सा सीक्रेट है, यूट्यूब पे जाकर के टाइप करें हाउ टू मेक अ गूगल फॉर्म। ठीक है, 1 मिनट का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का वीडियो आएगा, उसमें फॉर्म बनाना सिखा देगा। और फिर आप में से जो समझदार व्यक्ति हो वो खुद बना के डाल दे। मैं देख रहा था ग्रुप में, आप लोग तो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो एक बंदा जो समझदार है आपके ग्रुप में, तो समझदार व्यक्ति बना के एक डाल दें कि गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, ताकि जिन लोगों को नहीं बनाना आता, जरूरी नहीं है सबको बनाना आता हो, तो जिसको भी बनाना आता है फॉर्म डाल दीजिए वहां पे। सिंपल से 1-2 स्टेप का काम है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आपके जीमेल में आप जाएंगे तो फॉर्म लिखा हुआ होगा, वहीं पे फॉर्म में जाकर के आप कर सकते हैं। डन। चैट जीपीटी ठीक है, जिंदा इंसानों से ले लें, ठीक है, ज्यादा काम आएगा। ठीक है, चैट जीपीटी पे भी ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कुछ ना कुछ तो बता ही देगा आपको। आप में से कोई भोपाल में तो नहीं है? कोई है क्या भोपाल से? है कोई? निकिता? हाँ, तो मैं भोपाल आ रहा हूँ अभी। 29th को मेरा टेडेक्स टॉक है, IPR कॉलेज है और वो लोग रखवा रहे हैं, टेडेक्स का इवेंट है। तो जो लोग भोपाल में हो बताना, आप लोगों को पास भिजवा देंगे ताकि आप भी अटेंड कर सकें। तो प्लीज क्वेश्चन फॉर अरुण, पूरा वर्कशीट ही मिल जाने वाला है, स्क्रीन का क्या करेंगे आप? पूरा वो मिलने ही वाला है आपको वर्कशीट सारे क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, क्लियर है सर्वे? पहला ये तो एक ही तरीका हुआ, अभी तो 3-4 तरीके अपने को सीखने हैं। ठीक है, मैं बनी बनाई चीजें भी बता दूंगा आपको, लेकिन ये सब मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एंड में आपको ऐसा सोल्यूशन दूंगा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब रेडीमेड ही मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए चीजें, आप इस फील्ड में हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए। कल को आप अगर ट्रेनर ट्रेनर क्या पता शुरू करें अपना, तो आप भी समझा पाए। दूसरा तरीका क्या है, देखिए, मेक अ कॉल। एटलीस्ट अपने 8 से 10 पोटेंशियल क्लाइंट्स को कॉल करके सेम सर्वे जो है कॉल पे लें, कॉल पे इंटरव्यू करें उनसे। तो जिससे भी समय चाहिए उससे आप समय ले लीजिए कि भाई तुम्हारे 10-15 15-20 मिनट चाहिए मुझे बात करने के लिए, कब अवेलेबल हो। जब भी वो अवेलेबल हो उसे टाइम लेकर के कॉल करें, और कॉल करके इन सवालों का जवाब उनसे खुद ही डायरेक्टली समझा समझा के सवाल, किसी को हिंदी अगर नहीं आए तो थोड़ा सा इसका ट्रांसलेट करके सवाल समझाते हुए 10-15 लोगों को कॉल पे भी सर्वे कर लेना। सेकंड तरीका, कॉल के जरिए आप सर्वे करते हैं। आप लोग आपस में भी मदद ले सकते हो सर्वे के अंदर। ठीक है, आप खुद भी एक दूसरे की मदद ले सकते हैं सर्वे करने में, कॉल करके और सर्वे कर सकते हो आप एक दूसरे को। ठीक है,
अगला इंटरेस्टिंग बताता हूं आपको, Amazon रिव्यू स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी मैंने बहुत यूज करी और बहुत ही किफायती होती है, ये कॉपी राइटिंग में बहुत काम आती है। Amazon रिव्यू स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना होता है, देखें जरा कि Amazon रिव्यू स्ट्रेटेजी क्या है। पहला स्टेप है Amazon रिव्यू स्ट्रेटेजी का कि आपकी इंडस्ट्री की कोई भी बेस्ट सेलिंग किताब ढूंढ लें आप। Amazon पे जाएं, amazon.com पे जाके अपनी बेस्ट सेलिंग किताब ढूंढें, अपनी निश की बेस्ट सेलिंग किताब ढूंढ के उसके 5 स्टार रिव्यूज पढ़ें और उसके 1 स्टार रिव्यूज को पढ़ें। 5 स्टार में क्या क्या काम कर रहा है वो लिखा होगा, 1 स्टार में क्या क्या काम नहीं कर रहा वो लिखा होगा। सो मार्केट में क्या काम कर रहा है और क्या दिक्कतें आ रही है दोनों पता चल जाएंगे आपको, और लोगों से ही पता चल जाएगी। तो लोगों से बात भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ने से। तो 1 स्टार रिव्यू में कुछ कमेंट तो ऐसे होंगे जो डिलीवरी रिलेटेड, प्रोडक्ट क्वालिटी रिलेटेड होंगे। कुछ रिव्यूज ऐसे होंगे जो एक्चुअली उस चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही उसके बारे में होंगे। ठीक है, तो 5 स्टार रिव्यूज को पढ़ें, जाकर के 1 स्टार रिव्यूज को पढ़ें, आपको बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग मिलेगा। पेन पॉइंट्स, उसके फ्रस्ट्रेशन क्या होते हैं, क्या पेन पॉइंट्स होते हैं, क्या प्लेजर पॉइंट्स होते हैं, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और ये यूज कहाँ आएंगी, ये यूज आएंगी जब आप मार्केटिंग मैसेज तैयार करोगे, अपना एड के अंदर स्क्रिप्ट लिखोगे, उस टाइम पे यही चीजें आपको काम आएगी। जितना ज्यादा ऑडियंस की भाषा में उनके साथ कनेक्ट करोगे, उतना बढ़िया आपका मार्केटिंग कैंपेन के कन्वर्जन रेट आएंगे। डन। तो मैं एक केस स्टडी बताता हूँ आपको कैसे, मेरे साथ इसको कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, सपोज हमने एक अमेजोन से किताब ली जो फैट लॉस पे किताब है, टिम फेरेसिस है, काफी फेमस है, टिमोथी फेरेसिस इनकी है। ठीक है, 2000 से ज्यादा इनके रिव्यूज हैं। तो ये किताब ले ली हमने, इस किताब का 5 स्टार रिव्यू जाकर के पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अब अपन साथ में ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। आप लोग ये जो कमेंट है, इस कमेंट को पढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको लगते हो, सपोज आप फैट लॉस में हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लगते हैं कि नोट करने लायक है, तो वो नोट करके रखें आप लोग सभी। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। At 425 pounds, I realized that I had to do something drastic. तो मतलब 425 यानी कि क्लियरली ये पता चल रहा है कि जो फैट लॉस करना चाहता है वो आदमी जब जब अपने आप को वेट मशीन पे खड़ा हुआ देखता है और जाकर के नीचे देखता है कि एक नंबर दिख रहा है, वो नंबर उसको ट्रिगर करता है। तो यानी कि एक की पॉइंट मिल रहा है कि यानी कि उसकी एक पेन पॉइंट है कि वो वेट मशीन पे खड़ा होकर के जब नंबर दिखता है, तो यानी कि इसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट है, इसको अपन यूज कर सकते हैं उसको ट्रिगर करने के लिए। तो ये मेरे को की पॉइंट लग रहा है 425। आई रियलाइज यानी कि ये वेट मशीन पे जब खड़ा होता है इंसान तो वेट लॉस वाले को एक ट्रिगर पॉइंट है, ये पॉइंट रख लेते हैं। A good friend of mine knew someone slow carb diet that is outlined in this book and he had lost 400. Yeah, I thought about it a lot, wondered if I could do this long term, decided I could. Here I am, I've lost 150. There is no special food to buy, no mandatory supplement, no added cost. अच्छा, यहाँ पे देखिए ये इसको एज अ बेनिफिट बता रहा है कि इस बुक में जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ही इनफ है, हमसे हमें अलग से कोई फूड नहीं खरीदना, अलग से कोई सप्लीमेंट नहीं लेने और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं आ रही है जो बुक की टेक्निक्स है उसके अलावा। यानी कि इंसान जनरली ऐसा सॉल्यूशन चाहता है कि जिसमें एक बार मुझे कुछ मैंने पे कर दिया तो मेरे को एक्स्ट्रा कुछ ना करना पड़े। इसे कहते हैं अनटोल्ड पेन, मतलब कि इनडायरेक्ट पेन पॉइंट जो होते हैं लोगों के। तो इसको भी नोट डाउन करके रख सकते हैं अपन, फ्यूचर में कभी काम आएगा तो देखेंगे कि लोग ये नहीं चाहते, लोग ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं जिसमें कोई एक्स्ट्रा एडेड कॉस्ट कुछ ना आ जाए, कि मुझे सोल्यूशन मिल गया और उसी से काम हो जाए, कुछ और एक्स्ट्रा ना तो मुझे खरीदना पड़े ना कुछ और करना पड़े। नाउ देयर आर टन्स ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज टू ऑगमेंट दिस आउटलाइन चैप्टर, आई कांट इवन टेल यू, चेंज आई एम सो ग्रेटफुल टीम फॉर, ओके डन। इस आई थिंक इससे हमें एक दो इंसाइट मिली है, वो अपन रख लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा 5 स्टार रिव्यू देखें क्या है। I would all but abandon my low carb lifestyle as it got me to big rotten bore. तो देखिए इसने हमें बता दिया कि फैट लॉस करने के लिए लोग क्या क्या अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लो कार्ब लाइफस्टाइल जीते हैं। तो बहुत सारे लोग फैट लॉस करने के लिए जीरो कार्ब पे जाते हैं, लो कार्ब डाइट पे जाना शुरू करते हैं, ताकि कार्ब आप कम खाएंगे तो बॉडी फैट को यूज करेगी एनर्जी बनाने के लिए। तो मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में यूज किए जाते हैं फैट लॉस के लिए। तो लो कार्ब लाइफस्टाइल एक ऑप्शन है जो लोग यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है पढ़ें जरा। ऑन टॉप
आई वॉज गेटिंग नेस्टी साइड इफेक्ट। अच्छा देखिए यहाँ पे नेस्टी साइड इफेक्ट्स की बात होती है। क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं देखें जरा, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। गोइंग टू बाथरूम वाज नॉट प्लेजेंट। तो देखिए लो कार्ब लाइफस्टाइल एक ऑप्शन है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये भी नोट डाउन कर लें, कभी हमारी स्क्रिप्ट में काम आएगा। आई देन वेंट रो वैगन, ये दूसरा सोल्यूशन देखिए। कई लोग बिल्कुल जो कच्चा वेजिटेरियन होता है कि उसको खाते हैं, मतलब फ्राई भी नहीं करेंगे, बिल्कुल रो वैगन डाइट पे रहेंगे। तो इसने रो वैगन भी टाइट करी है। फिर वाइल आई विल से द जूसिंग रिलीव, जूसिंग भी लोग करते हैं। तीसरा एक पॉइंट आ रहा है, मगर उसका भी एक साइड इफेक्ट है, इनकन्वीनियंस है और लॉस ऑफ लिबिडो होता है, यानी सेक्सुअल ड्राइव डाउन हो जाती है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट आ रहा है। तो यानी कि मार्केट में लोग लो कार्ब लाइफस्टाइल, रो वैगन, जूसिंग, ये सब चीजें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों की वजह से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सम ऑफ दीज साइड इफेक्ट्स आर बिकमिंग पेन पॉइंट फॉर देम। गुड, आई थिंक इनफ हमें मिल गए यहाँ पे जो हमें इनसाइट चाहिए। आगे चल जाते हैं, अगला देखें। आई एम ओवरवेट, नो आई एम फैट। इससे पता चल रहा है कि ओवरवेट से ज्यादा इमोशनली ट्रिगरिंग शब्द है फैट। तो एक तो आप बोलते हैं वेट लॉस प्रोग्राम और एक आप बोलते हैं फैट बर्न प्रोग्राम। किस प्रोग्राम में ज्यादा इमोशन है, वेट लॉस में या फैट बर्निंग में? फैट बर्निंग इमोशनली ज्यादा ट्रिगरिंग है। तो ये भी एक कॉपी राइटिंग में हमें हिंट मिल रहा है कि वेट की जगह फैट अगर शब्द यूज करें तो वो ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, वरना इसको क्या आई एम ओवरवेट ही लिख देता। इसने फैट क्यों लिखा है, यानी कि फैट इमोशनली ज्यादा चुभ रहा है उसको। टू लूज वेट आई हैड अ गैस्ट्रिक बाईपास, ये देखिए एक और ऑप्शन जो लोग चूज करते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास। तो ये भी एक और आपकी लो कार्ब स्टाइल आ गई, रो वैगन आ गए, गैस्ट्रिक बाईपास आ गया, जूसिंग आ गई। ये कुछ एक्स्ट्रा जो वेट लॉस के लिए लोग यूज कर रहे हैं, हमारे पास में नाम आ गए। देखिए हम कोई वेट लॉस के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जस्ट कमेंट्स पढ़ करके हमारे पास कितनी सारी इनसाइट्स आ चुकी हैं कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। The 4 hour body is not a miracle, it's not a panacea, it's highly motivating, this, that. Couple, 80-20 principle, 2% body fat। चलिए आई थिंक इनफ है। तो अब देखें कि अभी तक जो भी हमने पढ़े उसको एक मार्केटिंग लैंग्वेज में अगर एक मैसेज में बनाना हो, तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक मैसेज तैयार किया है कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको हम अगर एक मैसेज में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए। और अब देखिएगा इतनी अच्छी कॉपी बनेगी एक। पेन वन क्या दिख रहा है हमें, आई होप्ड ऑन द स्केल एंड आई न्यू दैट आई हैड टू डू समथिंग ड्रास्टिक। मैं वही मशीन के ऊपर खड़ा हुआ और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अब कुछ इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। ये पेन नंबर वन निकल करके आया है। दूसरा, आई ट्राइड सेवरल थिंग्स, मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुका हूँ। व्हाइल आई गॉट रिजल्ट्स, मुझे कुछ रिजल्ट मिले हैं, बट आई वाज नॉट इक्विप्ड टू डील विद द ड्रॉबैक्स, या फिर आई वाज नॉट इक्विप्ड टू डील विद द साइड इफेक्ट्स। व्हाट एल्स कैन आई डू? ये अल्टीमेटली एसेंस है कस्टमर का। तो दो पेन पॉइंट मिले हमें, आगे देखते हैं। पेन थ्री, आई एम ओवरवेट, नो आई एम फैट, टू लूज वेट आई हैव हैड गैस्ट्रिक बाईपास एंड ट्राइड मेनी डिफरेंट रूटीन्स। गैस्ट्रिक बाईपास और कई अलग अलग रूटीन्स मैंने ट्राई किए। यहाँ पे हम लो कार्ब लाइफस्टाइल, वेगन, ये सब भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। तो देखिए ये जितना भी पढ़ा उसमें से 3 इनसाइट्स को हमने थोड़ा फॉर्मेटेड वे में लिख लिया। अब देखें एक और पढ़ लेते हैं। आई एम a 28-year-old woman who heard about this book from my fiance 100 days out from my wedding। मेरी वेडिंग के सिर्फ 100 दिन ही बचे। देखिए वेडिंग एक ट्रिगर पॉइंट होती है जब लोग वेट लॉस का बहुत सोचते हैं, शादी से, सगाई से कुछ दिन पहले। यही वो टाइम है जब सोना बेल्ट की बिक्री बहुत बढ़ जाती है भारत के अंदर। तो 100 days out from my wedding I decided to read and implement। चलिए डन। तो अब देखें, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, पेन और प्लेजर सब पढ़ा, उन सब को पढ़ने के बाद में एक कॉपी मैंने तैयार की है, एक एड स्क्रिप्ट तैयार की है। अब आप इस एड स्क्रिप्ट को पढ़िएगा। हैव यू ट्राइड एवरीथिंग टू लूज वेट इंक्लूडिंग लो कार्ब डाइट्स, जूसिंग, रो वेगन, everything else under the sun, and it just didn't work? Maybe you didn't like the side effects like unpleasant bathroom experiences or loss of libidos, but the fact remains you are 100 days out from your wedding and you need to get in shape.
बन गई स्क्रिप्ट, और इंगेजिंग है नहीं है, इमोशनली चार्ज है कि नहीं है, और जनता की भाषा में है कि नहीं है, कोई फैंसी वर्ड का यूज नहीं किया गया है, बिल्कुल जो ऑडियंस की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज को यूज किया गया है। नेवर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच while writing your ad scripts, while building your messages, कभी भी स्क्रैच से शुरू ना करें। क्रिएटिविटी कभी स्क्रैच से नहीं होती है। फर्स्ट स्पार्क इट। हाउ विल यू स्पार्क? बाय फीडिंग सम इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन फीड करके ही तो स्पार्क करेंगे, और कैसे स्पार्क करेंगे बताएं मुझे। डन। तो ये दूसरा तरीका जिससे कि आप अपनी ऑडियंस के पेन और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अब एक बिल्कुल बढ़िया तरीका बता दूं कि जिसमें ये सब कुछ भी ना करना पड़े। बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीका जानना है, गोल्ड माइन तरीका है। कितनों को जानना है जरा लिखें। बता दें गोल्ड माइन आपको आज, जहाँ पे सब कुछ बना बनाया ही रहता है। तो देखें, फेसबुक का एक टूल होता है, फेसबुक एड लाइब्रेरी। ठीक है। एड लाइब्रेरी वो टूल है जो टूल किसी भी बंदे का आप नाम लिख दो, उस बंदे के जितने भी ऐड चल रहे हैं वो सारे ऐड एक जगह पे ऑर्गेनाइज होकर के आ जाते हैं। उन एड्स की स्क्रिप्ट, लैंडिंग पेज, इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियो, सब कुछ एक साथ कंबाइन होकर आ जाता है। एवरीथिंग एट वन प्लेस। ठीक है। तो देखें, मैं बता देता हूँ लाइव आपको। देखें, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे क्लिक करना आपको बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है। ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी। वहां पे जाकर के इंडिया सेलेक्ट कर लिया, कोई सी भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो आप, किसी भी कंट्री के लीडर को, उसके सभी एड्स और नाम डाल दें। ये योगेंद्र सिंह राठौड़ के हैं। 140 एड चल रहे हैं अभी मेरे। 140 एड्स आर रनिंग। यहाँ पे रिजल्ट दे रखे हैं कितने हैं। 140 एड्स हैं। सभी एड्स के देखे कौन से वीडियो एड चल रहे हैं, कौन से ग्राफिक एड चल रहे हैं, ग्राफिक की डिजाइन कैसी है, क्या लैंग्वेज है, किस किस फॉर्मेट में चल रहे हैं, क्या प्राइस में चल रहे हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल। ना सिर्फ ये, आप इस पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो ये सारी स्क्रिप्ट मिल गई, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मिल गई। ना सिर्फ स्क्रिप्ट मिल गई, अगर लैंडिंग पेजेस देखने हैं तो क्लिक कर दिया, क्लिक करके पूरा लैंडिंग पेज पे चले गए। लैंडिंग पेज मिल गया आपको। ये लैंडिंग पेज हो गया। पूरी डिजाइन एंड सब कुछ सामने, एक ही जगह पे। एवरीथिंग एट वन प्लेस। और किसका देखना है बताएं मुझे। तो देखें, अपनी निश का लीडर ढूंढे। सपोज अपन टोनी रॉबिन्स डाल दें यहाँ पे। टोनी रॉबिन्स डाल देते हैं, चलिए देखें जरा टोनी रॉबिन्स क्या कर रहा है। ये रहा टोनी रॉबिन्स। 8 रिजल्ट है टोनी रॉबिन्स के। इंडिया में 8 ऐड चल रहे हैं टोनी रॉबिन्स के। ये रहे 8 ऐड। ठीक है। जैक कैनफील्ड के देखें जरा।
जैक कैनफील्ड इंडिया में कोई ऐड नहीं चला रहा। और किसका देखना है इंडिया में? डीएस का देख लेते हैं चलो। डीएस के भी 62 चल रहे हैं। डीएस के 62 ऐड चला रखे हैं हमने। ठीक है। और क्या नाम है बताएं, आपको किसी का जानना है तो, जासूसी करनी है किसी पे तो। सदगुरु। चलिए सदगुरु का ट्राई करते हैं। सदगुरु के भी चलने तो चाहिए। 1200। मेरे से 10 गुना ज्यादा हेड चला रखे हैं सदगुरु ने, हैं? देख रहे हो आप, आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस। सिस्टर शिवानी का उनके नाम से नहीं चलता होगा मेरे ख्याल से। रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी का इंडिया में एक भी ऐड नहीं है। ऑल ओवर देखें जरा, ऑल ऑल कंट्रीज में देखते हैं, 48 चल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया में नहीं चलाता है ये। इज नॉट रनिंग इन इंडिया, इंडिया के बाहर चला रहा है। रिच डैड लटीनो। ठीक है। डन। जय शेट्टी देखें, रिलेशनशिप में जय शेट्टी का अच्छा है। फोर 470, 470 ऐड। विवेक बिंद्रा कितने चला रहा है? 600, 600। सिर्फ इंडिया में देखे तो। फाइव 590 इंडिया में। इनके देखिए खुद के उससे कम चल रहे हैं, मगर बहुत सारे आईबीसी हैं जिन्होंने खुद बूस्ट कर रहे हैं वीडियोस को। आप देख रहे हैं जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं उसके पीछे कितना सारा प्रमोशन और कितना कुछ लगा हुआ है। नाइस। समझ गए जी। मगर कभी भी एज इट इज ना लिखें, इसको इंस्पिरेशन की तरह लें, मॉडल करें, डोंट राइट एज इट इज। ठीक है, किसी की स्क्रिप्ट को एज इट इज ना लिखें। आ गया समझ में मार्केट वैलिडेशन? तो पेन मिल जाएंगे, प्लेजर्स मिल जाएंगे, डिजायर्स मिल जाएंगी। सर्वे कर लो, कॉल कर लो, अमेजोन रिव्यू कर लो, और फेसबुक एड लाइब्रेरी के जरिए पता कर लो। वॉल्यूम वगैरह के लिए फेसबुक में जब टारगेटिंग ऑडियंस आपको सुकुमार सिखाएगा तो उस टाइम पे वो आपको वॉल्यूम कैसे पता लगे, कितने का मार्केट है, मार्केट भी तो पता करना होता है मार्केट वैलिडेशन में। वो जब आप ऑडियंस टारगेटिंग सीखेंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे मार्केट पता करें कि मेरी निश का मार्केट कितना बड़ा है। मैंने आपको ऐसी निशेज दी हैं जिनका बहुत अच्छा खासा मार्केट है। आप और आपकी आने वाली 7-8 पीढ़ियां भी काम करती रहेंगी तो आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, इतना बड़ा मार्केट है, करोड़ों में है मार्केट। करोड़ों में मार्केट है। और आप कुछ साल में इस मार्केट को कैटर करेंगे, तब तक नए बच्चे खड़े हो जाएंगे। सारे भारतीय लगे तो वही है, नंबर 1 पे तो आ ही चुके हैं अपन। ठीक है।
यहां तक सेम पेज है तो लिखें, क्योंकि अब हम करेंगे आइडियल कस्टमर अवतार बनाएंगे, रामलाल की रूपरेखा तैयार करेंगे कि रामलाल कौन है, हु इज योर आइडियल कस्टमर। क्योंकि निश पता चल गई, मार्केट वैलिडेशन पता चल गया, यानी कि पहली 2 सीढ़ियां हमने चढ़ ली। अब हम तीसरी सीढ़ी पे हैं, और तीसरी सीढ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरी सीढ़ी पे हमें पता चलेगा दैट हु इज आवर आइडियल कस्टमर। जितना ज्यादा डिटेल में आप अपने आइडियल कस्टमर को समझेंगे, उतना ज्यादा बढ़िया आप फेसबुक को बता पाएंगे। जितना बढ़िया आप फेसबुक को बता पाएंगे, फेसबुक उतना बढ़िया ऑडियंस को बता पाएगा। ठीक है। तो देखें, ये वाला हमने टिक कर लिया है, ये वाला टिक कर लिया। अब हम यहाँ पे हैं आइडियल कस्टमर अवतार क्रिएशन पे, दिस इज द थर्ड स्टेप। और मेन क्या होता है कि आप जितना ज्यादा अपने आइडियल कस्टमर के, जितने ज्यादा पॉइंट्स आपको पता होंगे, जितनी ज्यादा उसकी कहानी आपको पता होगी, उतना बढ़िया तरीके से आप फेसबुक को बता पाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली आपके और कस्टमर के बीच में जो मीडिएटर का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? ये आप हैं। और यहाँ पे ये आपका कस्टमर है, और ये सपोज आप हैं। तो आपको आपके कस्टमर तक अगर पहुंचना है, तो बीच में एक ही रास्ता है, वो है फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। बड़े लेवल पे काम करना है तो छोटा बहुत रेफरेंस वगैरह तो मिल ही सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, मगर यूट्यूब पे बहुत ज्यादा क्वालिटी क्राउड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कन्वर्जन बहुत वीक होते हैं। यूट्यूब से जो ऑडियंस आती है, उसमें इतना कन्वर्जन नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब की ऑडियंस को क्या, बहुत ज्यादा फ्री का, मुफ्त का सेवन करने की आदत लगी हुई होती है, इसलिए वो पैसा खर्च करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो ज्यादातर आप फेसबुक लें, इंस्टाग्राम लें, तो आप इसको जितना बढ़िया बताएंगे, ठीक है, कि ये रामलाल है, उतना बढ़िया ये आपके मैसेज को लेकर के जितने भी ऑडियंस है, उस ऑडियंस के पास में आपका मैसेज पहुंचाएगा। जितने ज्यादा राइट कस्टमर आपके वेबिनार्स में आएंगे, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आइडियल कस्टमर अवतार प्रोफाइलिंग। क्या आप अपने आइडियल कस्टमर अवतार को क्रिएट करते हैं, उसकी प्रोफाइल तैयार करते हैं। ठीक है। तो प्रोफाइल करने के लिए आपको एक वर्कशीट आएगी, आइडियल कस्टमर अवतार स्नैपशॉट। टीम आप लोगों ने भेज दिए ग्रुप में, वर्कशीट मिल गई है आपको? वर्कशीट ग्रुप में आइए। कोई बात नहीं, नहीं आई तो मैं आज बोल देता हूँ उन लोगों को भेजने के लिए। धर्म, अगर आप यहाँ पे हो तो ग्रुप में सेंड कर दो। जैसे अभी राइट नाउ आपको चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको निकाल लेना। अभी मैं मेरे यहाँ से मैं समझा देता हूँ आपको। सिंपल प्रोफाइलिंग है, कुछ बना बनाए है, बस आपको उनके सवालों के जवाब देने हैं बस, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। अभी कर लेंगे ये हम, तो घर पे ज्यादा काम नहीं रहेगा, यहीं पे मैं अभी करवा दूंगा आपको। तो अगेन एक बहुत बड़ा पड़ाव आज भी पूरा हो जाएगा हमारा।
जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लीन माय वर्कशीट। चलिए तो देखें जरा, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखें ऐसी एक वर्कशीट मिलेगी आपको, जिस वर्कशीट में बस कुछ सवालों के कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के हमें आंसर करने हैं बस, और अपना वर्क पूरा का पूरा कस्टमर प्रोफाइल तैयार हो जाएगा। ठीक है, पहले तो देखें, योर अवतार इज नॉट सेम एज योर निश। अवतार एक इंडिविजुअल है, निश है ग्रुप। तो जैसे सारे पेरेंटिंग आपकी निश हो सकती है, लेकिन सारे पेरेंट आइडियल क्लाइंट नहीं है। आपका प्रोडक्ट सपोज 12,000 का है, तो सब लोग तो 12,000 की पेइंग कैपेसिटी नहीं रखते हैं, तो यानी सारे पेरेंट आइडियल नहीं है। बंदे की अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, पेन भी होना चाहिए। तो कुछ पेरेंट बिल्कुल गाँव में रहते होंगे, वो तो नहीं है आपके टारगेट ऑडियंस में। तो सारे पेरेंट नॉट योर ऑडियंस। तो हु इज योर आइडियल कस्टमर? आइडियल कस्टमर कौन होता है? आइडियल कस्टमर वो होता है हु विल गेन द मोस्ट। आइडियल कस्टमर कौन है? वो बंदा जो आपके प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा गेन लेगा, सबसे ज्यादा पे करने के लिए तैयार है आपको। हु वुड गेन द मोस्ट एंड हु वुड पे द मोस्ट। कौन जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा और सबसे ज्यादा वो पे करने के लिए तैयार होगा। इसके दो तरीके होते हैं, मतलब दो लेवल पे काम करते हैं। फर्स्ट, बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स। अपने रामलाल की, अपने आइडियल कस्टमर की डेमोग्राफिक्स हम तैयार करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट वी विल डू डेमोग्राफिक्स। बेस्ड डेमोग्राफिक का मतलब बेस्ड ऑन हु दे आर। रामलाल आखिर है कौन, उसके बेसिस पे उसको डिफाइन करने का हम प्रयास करते हैं, जिसके कुछ पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स हैं, जिससे हमें हु इज रामलाल पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला लिखें एज। डिफाइन द एज ऑफ योर आइडियल कस्टमर। आपके आइडियल कस्टमर की एज क्या है? अभी ये एक्सरसाइज मेरे साथ कर लें। अभी वर्कशीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज का ब्रैकेट डेमोग्राफिक हेडिंग डालें, नीचे एज लिख लें और एज के आगे रेंज लिखें, किस रेंज में होगा। स्टूडेंट नीश को छोड़ के बाकी सभी लोग एज लिमिट अपनी रखेंगे 25 से 55। दिस इज द आइडियल एज ब्रैकेट। 25 to 55 इज द स्वीट एज ब्रैकेट। क्योंकि इस उम्र में इंसान की पेइंग कैपेसिटी खुद से आ जाती है, और 35 से ऊपर परेशानियां भी बहुत बढ़ने लगती हैं, दिखने लग जाती हैं। तो 25 से लेकर के 55 के बीच में एक आइडियल रेंज है, सेफ रेंज है एज ग्रुप की। स्टूडेंट है तो फिर आप तय करें। जनरली स्टूडेंट के अंदर आप देखेंगे, स्टूडेंट की 18 से 24 बहुत अच्छी रहती है ओपन मार्केट में। इसके अलावा अगर है तो सीधा स्कूल और कॉलेज में टारगेट करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे टारगेट ना करें। पहला डन है। दूसरा, डिफाइन करें जेंडर। आपका आइडियल कस्टमर का जेंडर क्या होगा? फीमेल है तो फीमेल लिखें, दोनों है तो बोथ लिखें। सिर्फ मेल के लिए ऐसे तो कम ही होते हैं प्रोडक्ट जो सिर्फ मेल के लिए हो। जो भी जेंडर अगर एप्लीकेबल है तो लिखें यहाँ पे। तीसरा, डिफाइन करें लोकेशन। आपके रामलाल की लोकेशंस क्या क्या होंगी, कौन कौन से शहरों में वो पाया जा सकता है। देखें कि अगर थोड़ा मिड रेंज का प्रोडक्ट है तो बढ़िया शहर है मुंबई,
पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, सूरत, चेन्नई, बैंगलोर, अमृतसर, चंडीगढ़, ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। अगर आप इंग्लिश में भी बात करने वाले हैं तो ही रखें, अदरवाइज हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई को ना रखें। बाकी सब ये थोड़ी मेट्रो सिटीज और ए टाउन सिटीज हैं, जिन सिटीज के अंदर थोड़ा सा हाई रेंज प्रोडक्ट की सेल आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन चूज करें इस बेसिस पे कि आप किसको इंप्रेस कर पाएंगे, कौन आपसे कनेक्ट करेगा। अगर आपको लगता है कि मुंबई वाले लोग मेरे से नहीं कनेक्ट करेंगे तो फिर आप थोड़ा बी टाउन सिटीज की लिस्ट देखें, ठीक है, जैसे नासिक हो गया, नागपुर हो गया, जो थोड़ा टाउन टाइप है, मतलब सिटी टाइप है मगर बहुत मेट्रो भी नहीं है, बी टाउन है। नागपुर, नासिक, भुवनेश्वर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, और भी आप गूगल पे सर्च करके लिस्ट निकाल सकते हैं। सोलापुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, राजकोट, गांधीनगर, वडोदरा। डन। जयपुर, राजस्थान में दो ही टारगेट करने लायक हैं, जयपुर और उदयपुर। इसके अलावा राजस्थान में थोड़ा कम अवेयरनेस है सेल्फ डेवलपमेंट को लेके, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। डन है जी। अगला देखें, भाषा क्या बोलता होगा आपका रामलाल? क्या सिर्फ इंग्लिश बोलेगा, या फिर सिर्फ हिंदी बोलेगा, या फिर बोथ बोलेगा, या फिर कोई रीजनल? रीजनल में जो आपकी रीजनल हो चूज कर सकते हो, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, एनीथिंग। किया। अब इनकम, व्हाट विल बी द इनकम ब्रैकेट? रामलाल का इनकम ब्रैकेट क्या है? 25K एंड अबव इज अ गुड रेंज। उससे कम वाला इंसान अपने सर्वाइवल से ही परेशान हो रहा है, तो वो सेल्फ डेवलपमेंट में खर्चा करे, इसकी कम संभावना है। करने वाले जो होते हैं कर ही लेते हैं, मगर कम संभावना है, ठीक है। और लास्ट में रिलेशनशिप स्टेटस, अगर एप्लीकेबल नहीं है आपके निश में तो नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबके में एप्लीकेबल। रिश्तों वालों में कपल है तो शादीशुदा होगा तभी तो कपल होगा, तो वहां जरूरी है। पेरेंट है तो कपल होना चाहिए, शादीशुदा मैरिड होना चाहिए ना रिलेशनशिप स्टेटस। अभी इंडिया इतना फॉरवर्ड नहीं हुआ है कि अडॉप्शन से बहुत ज्यादा पेरेंटिंग हो रही हो, इतना अपने यहाँ पे अभी इतना फॉरवर्ड कल्चर नहीं आया है। इन 6 चीजों को कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स डिफाइनिंग योर आइडियल कस्टमर। तो अब आप देखते हैं
कल तक हमें पता नहीं था कि रामलाल कौन है, लेकिन आज रामलाल की बहुत सारी चीजें हमें पता चल गई हैं। हमें ये पता है कि वो किस शहर में है, हमें उसकी एज पता चल गई है, हमें उसकी कमाई पता चल गई है, हमें उसका रिलेशनशिप स्टेटस पता चल चुका है, वो कौन सी भाषा बोलता है ये भी पता चल चुका है, राइट। उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी इनकम, 6 चीजें अब अभी भी पूरा नहीं पता है हमें, लेकिन एटलीस्ट वी आर एट अ बेटर पोजिशन। डन। इसके बाद में क्या आता है? साइकोग्राफिक्स। ये डेमोग्राफिक्स क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ हु दे आर। सेकंड आता है साइकोग्राफिक्स। साइकोग्राफिक्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे डू। तो अब आए साइकोग्राफिक्स। ये रहा साइकोग्राफिक्स। तो साइकोग्राफिक्स क्या है? साइकोग्राफिक्स है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे डू। डन। अब देखें, नंबर 1 इज वेबसाइट्स। आप 3 वेबसाइट्स के नाम निकालें जो आपकी निश में बहुत पॉपुलर हैं। लिस्ट ऑफ 3 वेबसाइट्स। कैसे पता लगेंगी? जरूरी नहीं कि आपको पता हो। सर्च ऑन गूगल। गूगल पे सर्च करनी है टॉप 3 वेबसाइट्स रिलेटेड टू सेल्स, टॉप 3 वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड रिलेटेड टू parenting, top 3 websites related to high performance, top 3 website teaching on money psychology, top 3 website helping improving relationships। ठीक है, टॉप 3 वेबसाइट्स टीचिंग पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन। ऐसे आपको सर्च करना है। ठीक है, हो जाएगा ये। इस पे आराम से बैठ के आज क्लास के बारे में थोड़ा वक्त बिताइएगा, आधे घंटे का काम करना, थोड़ा सा रिसर्च करना, वेबसाइट्स की लिस्ट निकाल के 3 की जगह 5 मिल जाए तो 5 लिख लेना। 3 to 5 मोर देन इनफ है। ये आप पहला काम करेंगे। दूसरा काम, मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 बुक्स। 10 नहीं तो चलिए 5 बुक्स, बाकी फिर फेसबुक खुद ही सजेस्ट कर देगा। 5 किताबों के नाम। आपके एरिया में 5 सबसे पॉपुलर किताबें। सर्च कैसे करेंगे? न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर होनी चाहिए किताबें, रैंडम किताबें नहीं। ओनली इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स, क्योंकि फेसबुक के कीवर्ड में सिर्फ वही आती हैं, बाकी नहीं आती हैं। तो जो भी किताबें न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर होती हैं, ओनली दोस बुक्स कम देयर। लिखे कुछ किताबों के नाम, सजेस्ट करें, चैट बॉक्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। कुछ तो देखिए इतनी फेमस किताबें हैं कि सभी पढ़ते होंगे। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द सीक्रेट, रिच डैड पुअर डैड, यू कैन विन, यू कैन सेल, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, हाउ टू विन पीपल एंड इन्फ्लुएंस, ऐसा कुछ करके। ईट दैट फ्रॉग, ओके, जो प्रोडक्टिविटी हाई परफॉर्मेंस वाले हैं वो लोग लिखें इसको। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, यस। मनी साइकोलॉजी बहुत फेमस किताब हुई है।
इकिगाई, वेरी गुड। एटॉमिक हैबिट्स, 5 AM क्लब, लॉज ऑफ सक्सेस, ऑल्केमिस्ट, अवेकन द जाइंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स, रिच डैड पुअर डैड, मिल जाएंगी। इनफ है किताबें तो, बाकी अपनी निश से स्पेसिफिक भी कुछ रखें। कुछ तो जो जनरल बेस्ट सेलर तो सभी पढ़ते हैं, बाकी कुछ और अपनी निश से स्पेसिफिक आपको निकल सके तो उनको भी लिखें। 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, जिसने दीपक चोपड़ा का नाम बनाया। अगला लिखें, ब्रांड्स। आपका आइडियल कस्टमर क्या कोई ब्रांड यूज करता होगा? जो भी ब्रांड आए, iOS यूज करता है, एप्पल का फोन यूज करता है, या सैमसंग का फोन यूज करता है, या वन प्लस यूज करता होगा, ठीक है, या फिर कार कौन सी चलाता होगा, कपड़ों के कौन से ब्रांड पहनता होगा, कोई यूसीबी पहनता होगा, लेवाइस पहनता होगा, क्या पहनता होगा। तो जो जो ब्रांड्स आपको लगता है कि आपका रामलाल पहन सकता है, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज ब्रांड्स एज वेल। जनरली प्रीमियम टिकट और हाई टिकट में ब्रांड बहुत मैटर करते हैं। लो टिकट मिड टिकट में ज्यादा नहीं करते, लेकिन फिर भी आप लो टिकट वाले ब्रांड, मिड टिकट वाले ब्रांड ले सकते हैं। फिर आगे आए, चौथे पॉइंट पे आए, एक्सपर्ट्स एंड गुरुस। ये इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 8 करीब टॉप इंडस्ट्री लीडर्स, 8 टॉप इंडस्ट्री लीडर्स के नाम निकालें, 8 से 10। देखिए, ब्रांड स्पोर्ट्स एथलीट्स वालों में बहुत काम आ सकते हैं, एडिडास, नाइकी, जो स्पोर्ट्स ब्रांड हैं, जूते जो हैं स्पोर्ट्स के पहनते होंगे ना एथलीट्स अगर होंगे तो। एक्सपर्ट वर्सेस गुरुज, कौन से टॉप लीडर्स को वो फॉलो करता होगा? आप रामलाल। देखिए, रामलाल अगर माइंड बॉडी कनेक्शन में इंटरेस्टेड है तो पक्का दीपक चोपड़ा को तो फॉलो करता होगा, लुइस है को तो करता होगा, रोंडा बर्न को तो करता होगा, टोनी रॉबिन्स को तो करता होगा, जोसेफ मर्फी को तो करता होगा, ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड, जॉन एशरॉफ को करता होगा, बॉब प्रॉक्टर को करता होगा, रॉबिन शर्मा को करता होगा, राइट। तो आप देख लें कि आपकी निश में टॉप 10 इंडस्ट्री लीडर्स कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं ब्रेनस्टॉर्म और निकालते हैं। बताएं आपकी निश के अकॉर्डिंग, सब लोग अपनी अपनी निश के अकॉर्डिंग मुझे 4-5 नाम निकाल के दीजिए। चलिए, नाम निकालें और रखें जरा चैट बॉक्स में। नहीं याद आते हो तो सर्च कर लेने। टोनी रॉबिन्स, यस।
जैक कैनफील्ड, ये तो कुछ इतने पावरफुल हैं कि सब में ही काम आ जाएंगे आपके। हाई परफॉर्मेंस में टोनी, जैक कैनफील्ड, साइमन सिनेक, हाई परफॉर्मेंस में लीडरशिप में आएगा रोबिन शर्मा, हाई परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा काम आएगा जैक कैनफील्ड, हमने लिख ही लिया है। मनी में देखें टी हार्वेकर आएगा, सेल्स में शिव खेड़ा आएगा, जॉर्डन बेलफर्ट आएगा जिसके ऊपर वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बनी है। ब्रायन ट्रेसी भी सेल्स में आ सकता है। आप मुझे भी लिख लीजिए, नेपोलियन हिल आ सकता है, रॉबर्ट कियोसाकी आ सकता है। हाई परफॉर्मेंस में स्टीफन कवी आ सकता है जिसने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखी। जय शेट्टी रिलेशनशिप में आ सकता है। जेमी ब्रोनस्टीन, गुड। जनरली आपको कीवर्ड्स में उन्हीं का नाम आएगा जिन्होंने इंटरनेशनल बेस्टसेलर किताब लिखी है। सदगुरु आ सकता है, शिव खेड़ा, और विशेन लखियानी, यस। स्टीव जी जोन्स, डेल कार्निगे, जिम रॉन जो कि टोनी रॉबिन्स का भी मेंटर रहा है। वेलनेस में दीपक चोपड़ा है, वेलनेस में सब ओशो भी आ सकता है, दीपक चोपड़ा आएगा, लुई से आएगी, यू कैन हील वाली जो किताब लिखी है जिसने, जोसेफ मर्फी आएगा। हाँ सारिका, तुम और जय शेट्टी, ठीक है। रोबिन शर्मा, जोसेफ मर्फी, जॉर्डन बेलफर्ट सेल्स वालों के लिए। हाई परफॉर्मेंस के तो कितने सारे नाम गिनाए भाई, शुरुआत ही हाई परफॉर्मेंस से हुई थी। सारे हाई परफॉर्मेंस में तो सब है ही है, ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड, टोनी रॉबिन्स, सब हाई परफॉर्मेंस है। मगर हाई परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा नाम है वो है ब्रेंडन बूचर्ड का, साइमन सिनेक, ब्रेंडन बूचर्ड और स्टीफन कवी। ब्रेंडन बूचर्ड, साइमन सिनेक, स्टीवन कवी, ये सब बहुत तगड़े हैं हाई परफॉर्मेंस में। दीपक चोपड़ा वेलनेस में ज्यादा है हाई परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में, तो उसको आप वेलनेस में रखें। रोबिन शर्मा भी प्रोडक्टिविटी हाई परफॉर्मेंस में है। लीडर्स के नाम आ गए। इंटरेस्ट एंड इवेंट, अभी इस पे क्वेश्चन मार्क लगा के रखें, ये फेसबुक में ही पता चलेगा।
एक्टिविटी एंड बिहेवियर, ये भी फेसबुक में ही पता चलेगा। ठीक है, इन दोनों को क्वेश्चन में लिखें। अब अगले आ जाए सोशल मीडिया ग्रुप्स। ट्राई टू फाइंड 3 ग्रुप्स ऑन फेसबुक, ये सर्च कीजिएगा आपकी नीच से रिलेटेड। फेसबुक में क्या लोग ग्रुप बना के चलते हैं, कम्युनिटीज बना के चलते हैं, लाखों की बड़ी बड़ी कम्युनिटीज होती हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर करके कोई होगी, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके कम्युनिटी होगी, तो लोगों ने क्या बहुत सारी कम्युनिटीज बना रखी है। तो आप क्या करें कि कम्युनिटीज बनाने का प्रयास करें। तीन ग्रुप बस एटलीस्ट ढूंढे एंड उनके नाम नोट डाउन करके रखें। और उसके बाद में पब्लिकेशंस, यानी कि मैगजीन और न्यूज़पेपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। कौन कौन सी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ दोस। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर की लिस्ट भी आप बना लें। जैसे कि बिजनेस, कॉर्पोरेट, इनमें मनी, इन सब में क्या फोर्ब्स हो सकती है, इकोनॉमिक टाइम्स हो सकता है, इंडिया टुडे हो सकता है, बिजनेस इंसाइडर हो सकता है, एंटरप्रेन्योर मैगजीन हो सकती है, फॉर्च्यून मैगजीन हो सकती है, इंक हो सकती है। तो ऐसी स्टूडेंट निश में सीएसआर हो सकती है, कंपटीशन सक्सेस रिसोर्स, ऐसा कुछ करके चलती है ना, बड़ी मैगजीन चलती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग सीएसआर बहुत यूज करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं यूज। आपको सर्च करनी पड़ेगी हाई परफॉर्मेंस में एग्जैक्टली क्या मैगजीन है, मुझे भी नहीं पता है, तो आप सर्च कीजिएगा। मेनली यही सब मैगजीन्स हैं जो फेमस है, बाकी और आपको सर्च करनी पड़ेगी। डन। तो न्यूज़पेपर या 4-5 मैगजीन्स के नाम निकाल लें जो आपका रामलाल पढ़ता होगा। और लास्ट इसमें लिखा है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। लास्ट पॉइंट क्या है, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि ज्यादातर डिजिटल मार्केटर का काम का होता है कि सॉफ्टवेयर नहीं आते। जैसे कि बंदा लीड पेज यूज कर रहा है क्या, मेल चिम्प यूज कर रहा है क्या, गेट रिस्पॉन्स यूज कर रहा है क्या, इंस्टा मोजो, रेजर पे यूज कर रहा है क्या, जेपीयर यूज करता है क्या, राइट। तो ये जो टेक्निकल टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर यूज करने वाले लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस निश में हैं तो कुछ आप बिजनेस के कुछ सॉफ्टवेयर अगर यूज होते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी ये आपके बहुत ज्यादा काम का नहीं है, इसकी इतनी ज्यादा नीड नहीं है। जनरली इस ये डिजिटल मार्केटर्स के लिए होती है। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो, अगर कोई लीड पेज यूज कर रहा है तो मेरा क्लाइंट हो सकता है मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का, राइट, क्योंकि वो फनल यूज कर रहा होगा तभी लीड पेज यूज कर रहा है, यानी कि सो दैट कैन बी कोई मेलचिम्प यूज कर रहा है, कोई जेपीआर यूज कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल है कि ये डिजिटल मार्केटिंग को यूज करता है, तो दैट पर्सन कैन बी माय पोटेंशियल कस्टमर। डन। अभी रामलाल की रूपरेखा क्लियर हो गई। अब बिल्कुल कोहरे में से निकल के सामने आया कि नहीं आया रामलाल। अब मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, अब मिलेगा। अब आप बहुत कुछ जानकारी रखते हैं रामलाल के बारे में। देखिए अब आप उसकी पेन अमेजोन से
एड लाइब्रेरी से उसके पेन, उसके एम्बिशन, उसके डिजायर्स, उसकी होप्स, उसकी फ्रस्ट्रेशंस। रामलाल मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किन किन मूड से गुजरता है, उन सब का आइडिया है आपको। नहीं है तो थोड़ी और रिसर्च करने से बन जाएगा। एटलीस्ट मेथड तो पता चल गया। सेकंड, अब आपको ये भी बताया कि रामलाल कौन सी भाषा बोलता है, किस शहर में रहता है, क्या रूपरेखा है उसकी। डन। अभी ब्रेकआउट रूम में भेज रहा हूँ। अभी तक जो भी सीखा आराम से एक दूसरे को एक्सप्लेन करें, ब्रेनस्टॉर्म करें। और कोई पॉइंट पे लगता है कि कोई नए बुक के
गए थे 27 और आए 28। कौन से रूम से एक्स्ट्रा आए भाई? ग्रेट शेयरिंग इन ब्रेकआउट रूम्स, थैंक्स टू एवरीवन। और क्लैरिटी मिली एक दूसरे के साथ डिस्कस करके, बेटर क्लैरिटी। हमारे रूम में सिर्फ 3 लोग थे। शिकायत कर रहे हो या अच्छी बात थी ये बता रहे हो? चलिए, आज और कल की क्लास में कोई सवाल है तो सवाल बताएं मुझे। यस, सारिका बताइए। अनम्यूट करें। हेलो सर, हाय एवरीवन। सर मेरा ये था कि जैसे मैंने रिलेशनशिप निश लिया है और जैसे आपने बोला सर्च करो, तो मैं गूगल पे साथ में सर्च भी करते जा रही थी। तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसे मटेरियल लाइक ऐसे कुछ दिखा नहीं। मे बी अभी मेरी सर्च उतनी परफेक्ट नहीं होगी, मैं और भी कीवर्ड्स के हिसाब से करूंगी। और सर्च करना पड़ेगा। मैंने इसलिए कहा रिलेशनशिप 1 to 1 में चलेगा, ग्रुप कोचिंग में नहीं चलेगा ना। और रिलेशनशिप में मैंने सेगमेंट बताया ना, जनरल नहीं। मैरिज, कपल, पेरेंटिंग, ये सब है रिलेशनशिप में। सर तो एक चीज मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अब जो भी रिलेशनशिप चलता है वो 2 साइकोलॉजी पे चलता है, मेल साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी पे। तो अगर इस तरह से कुछ सर्च करें तो कुछ मेरी बात बन सकती है क्या? मिल सकती है कि वो किताब है ना, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। हाँ ये। वो किताब रिलेशनशिप रिलेटेड ही है, राइट। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। 3-4 भी आपको पता चल जाएगी ना, तो फिर फेसबुक का एल्गोरिदम खुद ही आपको समझाने लग जाता है, खुद ही बताने लग जाता है, सजेस्ट करने लग जाता है। यस राहुल जी बताएं। Sir, एक question here because I missed out in some initial few minutes of yours while traveling through my lift में, तो I lost that connection. So this which you told me that we have to search top 5 websites, then we have to look for the top commonly famous, top best-selling books on Amazon or wherever on Google. So these all are to find out our prospects, ये or आज these are पूरी for. एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज का नाम क्या है? मैं वही कह रहा हूँ ना, इनिशियली मैं मिस कर गया ना, आपका लेट ज्वाइन किया था थोड़ा सा टॉपिक 10 क्या था? मिनट आइडियल कस्टमर अवतार। रामलाल की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जो 2 बेसिस पे बनती हाँ, है, डेमोग्राफिक्स एंड साइकोग्राफिक्स। ऊपर वाला पार्ट डेमोग्राफिक्स का था जिसमें हमने एज, इनकम, ये सब तय करी। नीचे वाला पार्ट साइकोग्राफिक्स का था। ओके ओके, गॉट इट। सो डेमोग्राफिक, मींस ये एक्सरसाइज हम पूरी डेमोग्राफिक कस्टमर अपने प्रोस्पेक्ट ढूंढने के लिए कर रहे हैं। अपने प्रोस्पेक्ट ढूंढने के लिए नहीं कर रहे, अपने प्रोस्पेक्ट को डिफाइन करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ओके। कस्टमर थोड़ी कैसे ढूंढोगे? वेबसाइट के नाम से कस्टमर थोड़ी। आप अपने कस्टमर को समझ रहे हैं, उसकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं इस वो एक्सरसाइज में। चाहता क्या है, वो क्या ढूंढ रहा है एग्जैक्टली? कौन है वो और वो क्या कर रहा है। ओके। लिखा है ना, साइकोग्राफिक मतलब बेस्ड ऑन व्हाट दे डू, एंड हम्म डेमोग्राफिक मतलब बेस्ड ऑन हु दे आर। तो वो कौन है और वो क्या करता है, प्रोफाइलिंग ओके आप कर रहे हैं। अभी अभी आप उसको कैसे अट्रैक्ट करना है वो तो मार्केटिंग का पार्ट है। अभी ओके। तो आप अपने मन पे क्लैरिटी ले रहे हैं कि हम्म रामलाल कैसा दिखता होगा, उसकी क्या प्रोफाइलिंग होगी, मेरा जो कस्टमर है वो ये एलिमेंट्स में अपने कस्टमर में देखता हूँ। जब हम्म आपको पता होंगे तो ही तो आप फेसबुक को बताएंगे, आपको नहीं पता होंगे ओके, तो फेसबुक को भी नहीं बता पाएंगे। राइट राइट। ये यूज कब होगा? अभी इसका कोई यूज नहीं है। अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका यूज होगा जब मार्केटिंग में फेसबुक को टारगेटिंग बताएंगे कि मेरा एड किसको दिखाएं। तब हम्म ये सब चीजें वहां पे फीड करेंगे आप। ये जो रिसर्च है ओके, इसको वहां फीड करेंगे। राइट। तब फिर फेसबुक उन फीडबैक को, उस फीड को लेकर के फिर अपने एल्गोरिदम का यूज करते हुए, देखिए, हम्म किसी भी एड की सक्सेस, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की सक्सेस डिपेंड करती है 80% टारगेटिंग पे। हु इज द टारगेट ऑडियंस? हाँ, क्योंकि अगर आप, इफ यू फेल टू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस टू फेसबुक, फेसबुक विल पनिश यू। ठीक है,
एंड दीज डेज फेसबुक पनिशेस वेरी बैडली, ठीक है। मार्केटर्स ब्लीड, ठीक है, लोहो लोहान रहते हैं मार्केटर्स, ठीक है, सब तरफ से खून निकल रहे होते हैं उनके। तो अभी फेसबुक का 0 टॉलरेंस है टारगेटिंग के मामले में। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, ठीक, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो सीखिए आज। कि फेसबुक का डिलेमा देखिए, फेसबुक के एल्गोरिदम के पास में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? फेसबुक के पास में दो चीजें हैं। फेसबुक के पास में एक है यूजर, और दूसरा है एडवर्टाइजर, ठीक है। ये है यूजर और ये मान लीजिए एडवर्टाइजर। अभी तो आप सिर्फ यूजर हैं, लेकिन थोड़े दिनों में आप एडवर्टाइजर भी बनेंगे। अब फेसबुक का प्रॉब्लम ये है कि इससे फेसबुक $0 चार्ज करता है, इससे कुछ भी चार्ज नहीं करता फेसबुक। फेसबुक जो भी डॉलर चार्ज करता है वो इससे करता है, राइट। मगर फेसबुक इससे डॉलर इसलिए चार्ज कर पाता है क्योंकि ये बहुत मात्रा में यहाँ पे है, इसलिए फेसबुक चार्ज कर पाता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा अगर इसकी स्माइल बड़ी करने लगे, इसको ज्यादा खुश रखना लगे और ये इरिटेट हो गया, तो ये भागने लगेगा, यहाँ से लीव करेगा प्लेटफॉर्म को। इसने प्लेटफॉर्म को लीव करा तो फिर एडवर्टाइजर भी लीव करेगा। ज्यादा यूजर को खुश रखने के लिए ऐड कम दिखाया तो ये परेशान हो जाएगा, ये सैड होने लगेगा, इसका मुंह चढ़ने लगेगा। इसका मुंह चढ़ने लग गया और ये अगर कोई और प्लेटफॉर्म पे चला गया तो फिर इसका करेगा क्या? फेसबुक कोई यूज ही नहीं है। तो ये फेसबुक के एल्गोरिदम के पास में एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि यूजर को कैसे खुश रखूं, एडवर्टाइजर को कैसे खुश रखूं, और क्या किया जाए कि दोनों खुश रह सकें। क्योंकि फेसबुक पैसा एडवर्टाइजर से कमाती है, बेचती यूजर को है, मतलब सेल यूजर होता है। तो यूजर को भी खुश रखना है, एडवर्टाइजर को भी खुश रखना है। तो इसका ब्यूटीफुल सॉल्यूशन जिसने भी एल्गोरिदम बनाया उसने कैसे निकाला? उसने एक चीज निकाली, CTR। वो एक ही नंबर के जरिए इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देता है। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल क्लिकिंग ऑन द एड, कितने देख रहे हैं। तो सपोज 2% का CTR का मतलब है 100 लोगों में से 2 लोगों ने क्लिक किया, 2 पीपल क्लिक्ड। यानी कि 100 लोगों की स्क्रीन पे अगर ये ऐड गया तो उसमें से 2 लोगों ने ऐड पे क्लिक किया है। समझ गए जी, राइट। तो यानी कि अगर CTR हाई है तो फेसबुक के एल्गोरिथम को पता चलता है कि इस ऐड के साथ में ज्यादा लोग रेजोनेट कर रहे हैं। CTR लो है तो इससे फेसबुक को पता चल जाता है कि लोग इससे रेजोनेट नहीं कर रहे। लोग रेजोनेट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है कि इस बंदे ने गलत टारगेटिंग करी है, इस बंदे को पता नहीं है किसको टारगेट करना है। क्योंकि अगर इसका मैसेज और इसकी टारगेटिंग सही होती तो बंदा रेजोनेट करना चाहिए। तो अब देखिए फेसबुक का जो एडवर्टाइजिंग और जो चार्जिंग मैकेनिज्म है, एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है कि सपोज ये एक एडवर्टाइजर है मिस्टर ए, और यहाँ पे एक दूसरा एडवर्टाइजर है हमारा, और ये है मिस्टर बी। इन दोनों ने सेम, सपोज एक 100 लोगों की ऑडियंस है, ये भी उन्हें ऐड दिखा रहा है, ये भी उन्हें ऐड दिखा रहा है, ये दोनों एक सेम ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं। और मान लेते हैं कि इसका जो CTR आ रहा है, यहाँ पे जो CTR है वो है 1% का, और यहाँ पे जो CTR है वो है 5% का। फेसबुक की एक फिक्स CPM की चार्ज होती है। सपोज 1000 लोगों को दिखाने के पीछे उसका एक फिक्स रेट होता है, या फिर एक क्लिक के पीछे उसका एक फिक्स रेट होता है कि मैं एक क्लिक का ये चार्ज करूंगी।
1% का मतलब इसके 1 क्लिक प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके 100 में से 5 क्लिक प्रोड्यूस हो रहे हैं। और फेसबुक ने आज तय कर रखा है, ये अलग अलग सीजन में अलग अलग बदलता रहता है। तो सपोज आज फेसबुक ने चार्ज कर रखा है कि आज मैं 1 क्लिक का, कोई भी तुम्हारे ऐड पे 1 क्लिक करेगा तो मैं उसका चार्ज करूंगी $1। ये फेसबुक की आज बिडिंग लगी है, ये तय कर रखा है फेसबुक ने। तो अब इस बंदे से फेसबुक कितना कमा रहा है? $1। इस बंदे से कितना कमा रहा है? $5। अब फेसबुक क्या देखती है कि यार इसकी हाई CTR है इन 100 लोगों को दिखाने में, तो यानी कि ये बंदा ज्यादा रेजोनेट कर रहा है टारगेटिंग को लेकर के, यानी कि मेरा जो यूजर है, ये जो यूजर है ये ज्यादा खुश है इसके ऐड से। तो फेसबुक क्या करती है, इस वाले को रिवॉर्ड करती है। और रिवॉर्ड करने के लिए इसके लिए ये वाली जो $1 की प्राइस है ये कर देती है $0.75। एल्गोरिदम अपने आप करता है, कुछ भी मैनुअल नहीं है, ये एल्गोरिदम $1 को ऑटोमेटिकली $0.75 कर देगा। और ये 0.575 करने की वजह से यहाँ पे इस यूजर से, बी एडवर्टाइजर से, ये $5 कमाने के बजाय $3.75 कमाएगी। यानी कि इसने लगभग $1.25 का नुकसान किया, लेकिन इसको खुश कर दिया, एडवर्टाइजर को खुश कर दिया, यूजर ऑलरेडी इससे खुश है। अब ये जो $1.25 फेसबुक ने सेक्रीफाइस किया इस एडवर्टाइजर को खुश करने के लिए, फेसबुक क्या करेगी, ये जो बंदा है जो परेशान कर रहा है ऑडियंस को, इसके लिए क्या करेगी, इसकी प्राइस $1 से $2.25 कर देगी। तो अब इससे कितना चार्ज लेगी ये? 1% CTR का। अब इसकी लीड कॉस्टिंग इसको $2.5 का इसका क्लिक रेट हो जाएगा। यानी कि अब इसकी जो कॉस्टिंग CP है, कॉस्ट पर एक्विजिशन है, वो आसमान छूने लगेगा, इसका कॉस्ट पर एक्विजिशन नीचे गिरने लगेगा। तो फेसबुक का एल्गोरिदम इसको डिस्करेज कर रहा है, प्राइस बढ़ा के इसको डिस्करेज कर रहा है इसके बिहेवियर को, कि देख भाई अगर तू मेरी ऑडियंस को परेशान कर रहा है तो मैं तेरे से ज्यादा चार्ज करूंगी, उसकी कीमत है जो तुझे चुकानी पड़ेगी। और या फिर बड़ी हुई कॉस्ट पर एक्विजिशन तो अफोर्ड कर सकता है तो पे कर, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड बंद कर, अपना फिर से चालू कर, कुछ और कर। समझे? एल्गोरिदम की भी साइकोलॉजी है पूरी, जिस साइकोलॉजी पे वो काम करता है। तो हमेशा जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग करें तो बी ऑन फेसबुक साइड, फेसबुक की तरफ रहें। यानी कि फेसबुक के गोल के साथ अपने गोल्स को अलाइन करके रखें। फेसबुक आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके देगी, लेकिन आप अगर उसके वैल्यूज और गोल से अलाइनमेंट में नहीं रहे तो ये आपको बर्बाद कर सकती है। 99% एडवर्टाइजर्स ऑन फेसबुक, दे आर नॉट कैश फ्लो पॉजिटिव। ठीक है, because they don't understand this simple mathematics, they don't understand this simple algorithm कि फेसबुक के लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा मत कीजिए। इसलिए जितना समय हो सके उतना समय बिताइए अपने रामलाल की क्लैरिटी लेने में, क्योंकि रामलाल का मतलब है टारगेट ऑडियंस। जितना बढ़िया, और नॉट ओनली टारगेट ऑडियंस, सिर्फ टारगेट ऑडियंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसी टारगेट ऑडियंस से रेजोनेट करती हुई ऐड की स्क्रिप्ट, उसी से रेजोनेट करता हुआ ऐड का ग्राफिक, उसी से रेजोनेट करता हुआ लैंडिंग पेज, उसी से रेजोनेट करती हुई हेडलाइंस, ये सब एक ही सिंक्रोनाइजेशन और एक हार्मनी में चलने चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर हार्मनी इन योर मैसेज, in your targeting audience, in your graphics, in your images, in your content। सब जगह सब एक ही दिशा में जानी चाहिए। लोगों को मैं देखता हूँ कई बार ग्राफिक किधर भाग रहा है, लैंडिंग पेज कहीं और भाग रहा है, कंटेंट किधर ही जा रहा है, टारगेटिंग ऑडियंस किधर ही भाग रही है। इसलिए फिर ये भी इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल है, जिस फंडामेंटल
पे सारी फाउंडेशन सेट होती है फेसबुक मार्केटिंग की। डन, ये आपने समझ लिया तो आप समझ लें कि आपकी मार्केटिंग में मास्टरी तय है। बाकी सब तो आप टेक्निकल तो कोई भी सिखा देगा आपको, टेक्निकल 1% होता है बस, 99% साइकोलॉजी होती है सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में। ओनली 1% इज टेक्निकल। टेक्निकल मतलब एड कैसे बनाना होता है, फनल कैसे बनाना होता है, ठीक है, फेसबुक के कौन से बटन पे क्या करना है, ये टेक्निकल पार्ट है। इसलिए आप देखते हैं जो परफॉर्मेंस मार्केटर होते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटर महीने का 2.5 लाख रुपया चार्ज करते हैं फीस। डिजिटल मार्केटर की सैलरी होती है 30,000 40,000। जबकि डूइंग का सारा काम डिजिटल मार्केटर के हाथ पे आता है, समय उसको ज्यादा लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस मार्केटर सिर्फ नंबर देखता रहता है, सीटीआर कितना, सीपीएम कितना, कन्वर्जन रेट कितना, क्लिक थ्रू रेट कितना, ये सब देख करके वो अपना एडजस्टमेंट बिठाता रहता है। एडजस्टमेंट बस उसका ये काम है, ऑप्टिमाइज करने का काम। इसलिए परफॉर्मेंस मार्केटर बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। मेरा जो परफॉर्मेंस मार्केटर है वो मेरे बजट का 20% लेता है मेरे से, ठीक है। मेरा जो सिर्फ, अगर मैं एनएलपी का बजट की आपसे बाकी सब नहीं भी करूँ, सिर्फ जो एनएलपी का बजट है वो लगभग 25 लाख रुपए का होता है, सिर्फ एनएलपी का बजट। तो महीने का मेरे से 7 से 8 लाख रुपए कमाता है। मैं कमाऊं चाहे ना कमाऊं, वो तो कमाएगा ही, क्योंकि मेरी कमाई तो कन्वर्जन पे निर्भर करेगी, राइट। इसलिए परफॉर्मेंस मार्केटर आज की डेट में सबसे ज्यादा कमाने वाले हैं, क्योंकि वही स्केल कर सकते हैं। दे आर एबल टू स्केल द बिजनेस। ये लोग स्केल कर पाते हैं। शुरुआत में अपने बिजनेस के लिए मैं खुद ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता था, क्योंकि मैंने इस एरिया में बहुत एक्सपर्टीज हासिल करी शुरुआती लॉसेस खाने के बाद में, ठीक है। शायद मैंने आपको पहले कभी बताया हो कि मैं पहली बार किसी एजेंसी से करवा रहा था तो बैक टू बैक लॉस पे लॉस खाए थे। उसके बाद क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में घुसना नहीं था, ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था, ना मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट था किसी भी तरीके से। लेकिन जब मैं पहली बार सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोग्राम कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने कोलकाता की एक योस डिजिटली करके एक बड़ी एजेंसी थी, मैंने कहा बड़ी एजेंसी हायर करेंगे। जो मेरा मेलचिम्प अकाउंट बनाने का 15,000 चार्ज किया उन्होंने, लैंडिंग पेज बनाने का 22,000 चार्ज किया उन्होंने, फिर बाद में कुछ ईमेल्स को ऑटोमेशन में सेट करने का इतना हजार, ग्राफिक का इतना ले दे करके फिर पूरे बजट का इतना परसेंटेज, ऐसे कर करा करके मैंने फर्न होटल बुक कर दिया था। और 300 लोगों की, 200 लोगों की गारंटी दे दी, 200 या 300 की गारंटी दे दी फंड में कि भैया लोग आएंगे खतरनाक। उन्होंने पूछा कितनी लीड निकाल के दूं, मैंने कहा 300 का टारगेट है तो 350 निकाल दो, 50 अगर नहीं भी आएंगे, 50 तो कैंसिल हो सकते हैं, 350 निकाल दो, ठीक है। फिजिकल होता था पहले, वहां पे हाइटी वगैरह भी थी, तो 300 के हिसाब से हाइटी बोल दी, सब कर दिया। सुबह पहुंचे तो 70 लोग बैठे थे बस, ओनली 70 पीपल, ठीक है। उनको कोई आइडिया नहीं कि कितने रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं तो फिर कितने, कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। फिर बाद में जब ऐसे 2-4 झटके खाए खतरनाक वाले, वो झटके खाने के बाद में मन में आया कि नहीं अब तो खुद सीखना पड़ेगा, अब खुद सीखते हैं। फिर खुद सीखा। फिर टेक्नोलॉजी का देखा मैंने कि टेक्नोलॉजी में ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, मेन रोल साइकोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी के लिए लोग हायर कर दिए, साइकोलॉजी खुद देखने लगा अपने प्रोग्राम्स की। काफी साल मैंने, लगभग 2 से 3 साल मेरी पूरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैंने खुद ने देखी। फिर समय की कमी होने के कारण टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले मैंने दे दी, फिर परफॉर्मेंस मार्केटर्स भी हायर कर दिए। भले ही दे चार्ज अंशंट पैसा चार्ज करते हैं, मगर
मेरे समय की वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा है, तो मैं कुछ और काम जो कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा कर सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं डेलीगेट कर दूंगा बाकी दूसरे काम को। डन। तो इसलिए बेसिक है कि सब कुछ सिंक्रोनाइजेशन में रहना चाहिए। हाउ कैन सिंक्रोनाइज, कोई एक मेथड नहीं है इसका, सिंपल अपने कस्टमर को ये सब चीजें जो सिखा रहा हूँ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएंगी अगर जो मैं कर रहा हूँ कह रहा हूँ आप कर लेंगे तो। आइडियल कस्टमर प्रोफाइलिंग अच्छे से कर ली, ठीक है। फिर जब एड स्क्रिप्ट लिखना सिखाऊंगा उस समय एड स्क्रिप्ट लिखना सीख लेना, ठीक है। टीम जब ग्राफिक वगैरह बनाना सिखाए ग्राफिक बनाना सीख लेना, प्रोग्राम का नामकरण कैसे करना है वो बताऊंगा वो सीख लेना, अपने आप सब सिंक्रोनाइज हो जाएगा, कोई अलग से मेथड नहीं लगता है। सिर्फ अगर आपने अपने क्लाइंट को समझ लिया है तो वो फिर सेम मैसेज सब जगह जाएगा, ग्राफिक में भी वही मैसेज जाएगा, स्क्रिप्ट में भी वही मैसेज जाएगा, लैंडिंग पेज में भी वही मैसेज जाएगा। डन है जी। तो ये तो सब चलता रहेगा। अब देखें अगली क्लास में, अगली क्लास जो होगी, अगली क्लास में मैं आप लोगों को वेबिनार